हमारी जो आदरणीय मेहमान हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच हमारे अतिथि मेहमान आ चुके हैं। श्रीमती मुक्ता शर्मा जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। हमारे साथ हमारे महिला समन्वय की विभाग संयोजिका श्रीमती अलीशा जी, उनका हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। कृपया अपना स्थान करें। मन में कदम आगे बढ़ाओ तुम, नया उत्साह मन में कदम आगे बढ़ाओ तुम। कहाती हो तरुणी तुम आज तरुणाई दिखा दो तुम। कहाती हो तरुणी तुम आज तरुणाई दिखा दो तुम। नया उत्साह मन में कदम आगे बढ़ाओ तुम। तुम ही हो राष्ट्र की आर्या समूचे विश्व की जननी। तुम ही हो राष्ट्र की आर्या समूचे विश्व की जननी। तुम्हारे ही पराक्रम से देश आगे बढ़ाओ तुम। तुम्हारे ही पराक्रम से देश आगे बढ़ाओ तुम। नया उत्साह मन में कदम आगे बढ़ाओ तुम। करो तुम राष्ट्र की रक्षा हिमालय समय अडिग बनकर। करो तुम राष्ट्र की रक्षा हिमालय समय अडिग बनकर। समूचे विश्व में पुरुषार्थ की गंगा बहा दो तुम। नया उत्साह मन में कदम आगे बढ़ाओ तुम। तुम्हारे देश को शत्रु जुटे भी आँख से देखे। तुम्हारे देश को शत्रु जुटे भी आँख से देखे। बनो जीजा पढ़गी तुम, जनिमा पर भवानी तुम। बनो जीजा पढ़गी तुम, जनिमा और भवानी तुम। नया उत्साह मन में कदम आगे बढ़ाओ तुम। कहाती हो तरुणी तुम आज तरुणाई दिखा दो तुम। कहाती हो तरुणी तुम आज तरुणाई दिखा दो तुम। नया उत्साह मन में कदम आगे बढ़ाओ तुम। तो आप सभी थोड़ा सा साथ दीजिएगा। नया उत्साह मन में कदम आगे बढ़ाओ तुम। देश आगे विश्व आगे राष्ट्र आगे। शक्ति को प्रणाम, नारी शक्ति सभी साथ दीजिएगा। नारी शक्ति को प्रणाम।
मातृशक्ति को प्रणाम, नारी शक्ति को प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम, नारी शक्ति को नारी का स्थान सर्वोच्च है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनसे ये सारी सृष्टि चलायमान है, वह भी अपनी शक्तियों के बिना अधूरे हैं। उनकी शक्तियाँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, पार्वती, ये ना हो तो शायद सृष्टि भी बन जाए। हमारी संस्कृति में स्त्री का नाम पुरुषों के नाम से पहले लिया जाता है। राधा कृष्ण, सीताराम, उमा शिव, सावित्री सत्यवान, ये बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हमें यही देखने को मिलता है कि नारी हमेशा पुरुषों से पहले है। हमारे वेदों में भी जो 26 विचारें हैं वो महिलाओं के द्वारा ही दी गई है। भारतीय इतिहास में बहुत से क्रांतिकारी जो हैं वो अपनी माता से प्रेरित हैं। जीजाबाई शिवाजी की माता जी, अगर जीजाबाई न होते तो शिवाजी न होते। माता गुजर कौर जिन्होंने अपने चारों साहिबजादों को बलिदान के लिए प्रेरित किया और आज हम उनके नाम से हम आज सभी सुरक्षित महसूस करते हैं और गौरव महसूस करते हैं। महिला संस्था के साथ जुड़ करके बहुत सारे कार्य जो है वो करती है, परंतु बिना किसी संस्था से जुड़े हुए भी महिलाएं बहुत सारे कार्य कर सकती हैं। पर महिला का ये स्वभाव है कि वो अपनी महानता को भूल जाती है। आज हम सभी को अपने आप को ये याद दिलाना है, हमारे अंदर सोई हुई दुर्गा को, पन्नाधाय, निवेदिता, माँ शारदा, लक्ष्मीबाई को जागृत करना है। तो नारी चेतना मंच का यही एक प्रयास है आज के कार्यक्रम को सफल बना करके हम चाहें कि सभी नारियों के अंदर ये शक्तियाँ जो हैं वो जागृत हो। इसके साथ ही मैं अमिता पंकज शर्मा आप सभी उपस्थित बहनों का, मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं मंच पर विराजमान हमारे अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उनका नारी चेतना मंच होशियारपुर की तरफ से जी आया हूँ, बहुत बहुत वेलकम। आपने हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है, इस कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए हैं। श्रीमती तमन्ना शर्मा जी हरियाणा व पंजाब प्रांत प्रचार प्रमुख हैं और महिला समन्वय समिति की विभाग संयोजिका है। मैं मीनू सेठी जी से निवेदन करूंगी कि वो आकर के उनका स्वागत करें। मीनू सेठी जी। ज्योति शर्मा जी। मीनू सेठी जी और ज्योति जी कृपया हॉल में उपस्थित हो। हाँ जी, मीनू जी और ज्योति जी का स्वागत है। स्वागत है, उनके स्वागत पूजा शेषी जी को रीना गोयल जी।
शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपहर्तु मे पापं सन्ध्यादीप नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपज्योति परं ब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपहर्तु मे पापं सन्ध्यादीपं नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमस्तुते। वंदे मातरम। मेरे साथ सब बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद अमिता जी। महिषासुर जैसी दानवी प्रवृत्तियों का दमन करने वाली दुर्गा, अज्ञानता के अंधेरे को ज्ञान के दीपक से प्रकाशित करने वाली सरस्वती, धन वैभव ऐश्वर्य और कीर्ति प्रदान करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा, मंच पर आसीन एवं सभागार में उपस्थित समस्त नारी शक्ति को मेरा कोटि नमन, कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज नारी चेतना मंच होशियारपुर की ओर से आयोजित इस नारी शक्ति सम्मेलन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्यारी बहनों, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जिस समाज में, जिस राष्ट्र में नारियों का आदर किया जाता है, वो राष्ट्र, वो समाज निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। हमारे भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन में नारी का स्थान बहुत ऊंचा है। अनादिकाल से हम लोग अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं। अर्धनारीश्वर यानी कि पुरुष और प्रकृति का संगम, शिव और शक्ति का अलौकिक संयोजन। हमारे कॉन्सेप्ट में शिव शक्ति के बिना अधूरा है, मात्र शव है। हमारे यहाँ नारी सर्वोच्च है। नारी जन्म देती है इसलिए जननी है, धारण करती है इसलिए धारणी है, पालन करती है इसलिए माता है। हमारे भारतीय चिंतन में तो नारी वह अनुसूया है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश सरीखे देवताओं को शिशु बनाकर पालना झूलने के लिए मजबूर कर देती है। नारी वह सावित्री है जो अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए साक्षात मृत्युदेव यमराज को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। और नारी वह शकुंतला है जो भरत जैसे वीर बालकों को जन्म देती है, जो सिंह शावकों के मुंह में हाथ डालकर उनके दांत बिना करती थी। वही भरत जिसके नाम पर आज हमारे देश भारतवर्ष का नाम रखा गया है। हमारी संस्कृति में पुरुष का स्थान नारी से ऊपर नहीं, नारी कहीं भी पुरुष से हीन नहीं, कम नहीं, बल्कि उसके बराबर है। आज भी यदि किसी गृहस्थ का पुत्र सन्यासी बन जाए तो क्योंकि पुत्र सन्यासी हो गया, उसका स्थान अध्यात्म चेतना पथ पर चलने के कारण माता पिता से ऊंचा हो गया। तो अगर अचानक वो माता पिता सन्यासी पुत्र के सामने पड़ जाए तो पिता को सन्यासी पुत्र के पैर छुएगा, क्योंकि पुत्र का स्थान गृहस्थ पिता से ऊपर है। लेकिन सन्यासी पुत्र आकर माता के पैर छुएगा क्योंकि माता का स्थान सर्वोच्च है। ये है भारतीय दर्शन, ये है भारतीय चिंतन, ये है भारतीय संस्कृति। हमारी संस्कृति में जहाँ नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है,
विपरीत पाश्चात्य जगत की संस्कृति में, पाश्चात्य सभ्यता में नारी का स्थान पुरुष से नीचा है। अगर आप पाश्चात्य संस्कृति के धर्म ग्रंथों को पढ़कर देखें तो आप ये पाएंगे कि वहाँ पुरुष, जिसका नाम एडम माना जाता है, उसका उद्भव संसार में पहले हुआ और बाद में एडम ने अपनी पसली तोड़कर ईव की रचना की। ईव यानी नारी। इस ईव को पाप की जननी माना गया, जो लगातार संसार को और एडम को पाप के लिए प्रेरित करती थी। यानी कि जहां हिंदू संस्कृति में नारी धर्म में सर्वोच्च है, वहां पश्चिमी संस्कृति में नारी पाप की जननी है। शायद इसीलिए पाश्चात्य देशों में नारी को आज भी हेय दृष्टि से देखा जाता है। आज भी पश्चिम जगत के देशों में नारी को भोग विलास की वस्तु, एक सेक्स डॉल के रूप में माना जाता है। और शायद इसीलिए ये तथाकथित प्रोग्रेसिव अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में कई सालों तक नारी को पुरुषों के बराबर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया, जबकि स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होते ही स्त्रियों को पुरुषों के बराबर मतदान का अधिकार दे दिया। हमारी भारतीय संस्कृति में जो सर्वोच्च सबसे पुरातन ऋग्वेद है, उसमें अनेक श्लोकों, छंदों और ऋचाओं की रचना गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा जैसी विद्वत नारियों ने की है। आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि जो विवाह संस्कार, मैरिज इंस्टीट्यूशन आज सारी दुनिया में प्रचलित है, इसका प्रावधान किसने किया? वो कोई ऋषि मुनि संत नहीं थे। अगर आप वेद पुराणों को खंगाल कर देखें तो विवाह संस्कार, मैरिज इंस्टीट्यूशन का प्रावधान सूर्य सावित्री नामक एक ऋषि कन्या ने किया था, जो हजारों सालों तक न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में विवाह संस्कार पद्धति चली आ रही है। आज भी जब भारत विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर है, और हो भी क्यों न, क्योंकि आज भारत की कर्णाधार, देश की बागडोर एक संथाल आदिवासी जाति से संबंधित एक साधारण प्राध्यापिका श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो इस समय भारत की राष्ट्रपति है, उनके हाथों में है। देश के खजाने की चाबियां प्रसिद्ध प्रख्यात अर्थशास्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जैसी विद्वान स्त्री के हाथों में है। और सबसे बड़ी गर्व की बात कि जब भारत चंद्रयान को चंद्रमा भेजने के लिए भेजता है तो उसका श्रेय भी हमारी वैज्ञानिक बेटियों रितु करियाल जैसी महिलाओं को ही जाता है। और यही कारण है कि आज भारत की संसद स्त्रियों को 33% आरक्षण देने में अपना गौरव महसूस करती है। हमारा अभी पीछे जो G20 समिट हुआ, उसमें अनेकों ऐसी नीतियों का प्रावधान किया गया जिनमें महिलाओं को उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन आदि क्षेत्रों में नई रास्ते दिखाए जा रहे हैं। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में बेटियों की शिक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, आज इस नारी चेतना मंच से मैं आप सभी नारी जाति को आह्वान करती हूँ कि आइए हम सब मिलकर एक ऐसे सुयोग्य राष्ट्र का निर्माण करें, एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हमारी हर छोटी बेटी के हाथ में किताब हो, पैरों में चलने की ताकत हो, आंखों में सब्जी हो, दिल में उमंग हो और चेहरे पर मुस्कुराहट हो। उसका चरित्र सीता जैसा पवित्र हो, उसके अंदर रानी झांसी जैसी वीरता हो, ताकि एक बार फिर हम अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे। मंच पर उपस्थित आज के इस
नारी शक्ति सम्मेलन की वरिष्ठ अतिथि श्रीमती जसवीरा अनूप मिन्हास जी, वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ होशियारपुर। कार्यक्रम की वक्ता डॉक्टर मुक्ता शर्मा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। विभाग संयोजिका अलीशा जी, जिला संयोजिका अमिता जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ बंधु और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रबुद्ध बहनें, आप सभी को मेरा सर्वप्रथम सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। आज जब मैं यहाँ पहुंची तो जैसा स्वाभाविक तौर पे होता है कि अल्पाहार का अरेंजमेंट था, और जब मैंने अल्पाहार किया तो वैसे तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाओ, संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते एक अपनत्व की अनुभूति होती ही है, एक अपनापन जिसे कहते हैं ना, कि कहीं भी जाओ तो आपको घर के जैसा लगता है। और जब मैं यहाँ आई तो इतना सुंदर तरीके से इन्होंने अल्पाहार मुझे कराया, और मैंने उन्हें कहा कि शुरुआत इतनी अच्छी है तो कार्यक्रम और अंत भी अच्छा ही होगा। सच में इतना सुंदर अनुभव था और इतना स्वादिष्ट अल्पाहार था, उसके लिए धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम का जो विषय है, उद्घाटन सत्र का विषय भारतीय चिंतन में महिला, यानी भारतीय दर्शन में महिला कैसी है, कैसी रही थी और कैसी होनी चाहिए। कोई साधारण स्त्री ना समझ दहकती हुई चिंगारी हूँ, जो मान पे अपने मर मिटती। मैं भारत की वो नारी हूँ जो मान पे अपने मर मिटती। मैं भारत की वो नारी हूँ जिस देश धरा पर जन्म लिया। मैं ऋण उसका चुकाऊंगी, हो प्रश्न देश की स्मिता का तो मैं सिंहनी भी बन जाऊंगी। सागर शांति की है अभिलाषा, पर मत समझो मैं हारी हूँ जो मान पे अपने मर मिट जाए। मैं भारत की वो नारी हूँ। ये पंक्तियां जो हैं अपने आप में भारतीय चिंतन, भारतीय दर्शन में भारतीय महिला को स्पष्ट करती हैं कि एक भारतीय महिला कैसी है। इसके लिए हमें भारत के इतिहास को दिया हुआ है, उसको अध्ययन करना होगा। हमें जानना होगा रानी मैत्रेयी को, हमें जानना होगा रानी विश्वला को, हमें जानना होगा जिससे कि हमें भारतीय चिंतन के बारे में, भारतीय महिला के बारे में पता चले। मैं स्वयं को भी और आप सबको भी अभिनंदन के योग्य समझती हूँ, सौभाग्यशाली समझती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने उस भारत में जन्म लिया है जहां महिला को एक श्रेष्ठ स्थान पर रखा जाता है, जहां महिला का स्थान जो है पूजनीय है, सम्माननीय है, जहां हमारे ऊपर कुछ भी थोपा नहीं जाता, हमारे लिए कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है। भारत वो देश है जहां महिला पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत वो देश है जहां महिला ने शंकराचार्य को चैलेंज किया था। भारत वो देश है जहां महिला ने यमराज को चैलेंज किया था। भारत की चौराहों पर जलाया जाता है ना, काटा जाता है। भारत वो देश है जहां महिला को देवी रूप में, नारी रूप में पूजा जाता है। हम सब ने सुनी है और अभी भी पूजा जी ने हमें बताया कि कैसे एक महिला ने
शंकराचार्य को चैलेंज किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सावित्री जो है सत्यवान की पत्नी थी, और एक बार क्या होता है, यमराज सत्यवान को लेने आते हैं और अपने साथ लेकर जाते हैं। जब स्वाभाविक है कि जब किसी पत्नी का पति जो है वो यमराज के साथ जा रहे हैं तो पत्नी की स्थिति उस समय कैसी होगी। और पत्नी जो है यानी सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाती है और यमराज जो है वो सत्यवान को अपने साथ साथ लेकर जा रहे होते हैं। सावित्री पीछे से यमराज से प्रश्न करती है और यमराज जो है उस प्रश्न को उत्तर देते हैं। सावित्री फिर से प्रश्न करती है, यमराज फिर से उत्तर देते हैं। ऐसे ही लीडिंग क्वेश्चनिंग आंसरिंग चलती है। और क्योंकि सावित्री जो थी विद्वान थी, वेदों की ज्ञाता थी, उसको इतना ज्ञान था कि यमराज भी सावित्री से प्रसन्न हो गए, प्रभावित हो गए। और यमराज ने सावित्री को क्या कहा कि हे देवी, तुझे क्या वरदान चाहिए, मां। तो सावित्री यमराज से क्या वरदान मांगती है कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान चाहिए। सावित्री यमराज से वरदान मांगती है कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान चाहिए। और यमराज से क्या कहते हैं, तथास्तु, जाओ, तुम्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया। और मंडल मिश्र में बहस हुई तो मंडल मिश्र की पत्नी देवी भारती, उनको जज तय किया गया, जो कि एक महिला थी। परंतु किसी ने भी ये प्रश्न नहीं किया कि आप एक महिला को जज कैसे बना सकते हो जब बहस 2 पुरुषों में हो रही हो। बहस शुरू होती है और लगभग 42 दिन तक वो बहस चलती है आपस में। और अंत में देवी भारती जो है, सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। अंत में देवी भारती जो है अनबायस्ड थी, पार्शियलिटी नहीं करती थी। भारतीय महिला, हर भारतीय महिला अनबायस्ड है, कभी पार्शियलिटी नहीं करती। हमने घर में भी देखा है कि अगर कुछ वितरित यानी कुछ बांटती है तो वो बराबर की संख्या में देती है। ऐसी है भारतीय महिला। तो ऐसी ही देवी भारती भी थी, वो अनबायस्ड थी, उसने पार्शियलिटी नहीं की। और वो अपने पति को क्या कहती है कि आप हार रहे हैं और शंकराचार्य जीत की ओर हैं, ऐसा वह अपने पति से कहती है। और शंकराचार्य प्रसन्न होते हैं कि मैं जीत रहा हूं। परंतु वो शंकराचार्य से क्या कहती है, इतने खुश मत होइए स्वामी जी, अभी आप जीते नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक विवाहित स्त्री जो है, जब स्त्री पुरुष का विवाह हो जाता है तो उस इकाई के 2 हिस्से होते हैं, एक पुरुष यानी पति और एक हिस्सा पत्नी यानी स्त्री। तो वो कहती है अभी आप आधे हिस्से से जीते हो, अभी आधा हिस्सा तो बाकी है और मुझसे जीतो तो बतलाओ। ऐसा वो शंकराचार्य को चैलेंज करती है, क्योंकि विदुषी थी, बहुत इंटेलिजेंट महिला थी, बहुत ज्ञानवान महिला थी। और वो शंकराचार्य के साथ उनकी जो बहस है वो शुरू हो जाती है। महिला है ना, सर्वगुण संपन्न, तो उनको ये पता था कि स्वामी जी जो हैं, शंकराचार्य जो हैं, वो तो ठहरे ब्रह्मचारी सन्यासी, उनको गृहस्थ आश्रम के बारे में यानी गृहस्थ जीवन के बारे में तो पता ही नहीं होगा। तो इनसे मैं ऐसे प्रश्न करूंगी कि जो उनको पता ही ना हो और इस पैनल डिस्कशन में मैं जीत जाऊं। और वो ऐसा ही करती है, शंकराचार्य से गृहस्थ आश्रम के बारे में प्रश्न करती है। और शंकराचार्य बेचारे ब्रह्मचारी ठहरे, तो वो बोलते हैं कि देवी मुझे गृहस्थ आश्रम के बारे में नहीं पता। तो ऐसी थी भारतीय महिला जिसके सामने शंकराचार्य भी सिर झुकाते हैं, जिसके समक्ष शंकराचार्य भी स्वयं को निपुण नहीं समझते। ऐसी थी हमारी भारतीय महिलाएं, वैदिक काल की महिलाएं। वैदिक काल की महिलाएं
विदुषी थी, वीरांगनाएं थी। कैसी वीरांगना? कौन होती है वीरांगना? जो देश के लिए मर मिट जाए, उसको हम वीरांगना कहते हैं। और मैं मानती हूँ मेरी नजर में सबसे अच्छी मोटिवेटर लेडी जो थी वो द्रौपदी थी। क्यों थी? द्रौपदी जो है हमेशा पांडवों को मोटिवेट करती थी, हमेशा उन्हें कहती थी कि जाओ पांडवों, मेरे बाल खुले हैं, तुम लड़ो। वो अपने स्टेटस का ध्यान ना करते हुए भी हमेशा पांडवों को जो है मोटिवेट करती रही। और वो भीष्म पितामह से क्या कहती है कि मेरे 5 पति हैं, और ऐसा कैसे संभव है कि मेरा एक पति मुझे जुए में दांव पे लगा दे? 5 का बराबर का हक है ना, तो ऐसा कैसे संभव है कि मुझे मेरा एक पति जो है वो दांव पर लगा दे? और उसका यह प्रश्न सुनते ही 5 पांडवों का सिर जो है शर्म से नीचे झुक जाता है, और किसी के पास भी इस प्रश्न का उत्तर जो है नहीं होता। तो ऐसी वीरांगनाएं थी भारतीय महिला, ऐसी भक्त थी भारतीय महिला। हम सब ने मीराबाई के बारे में सुना है, जो परम कृष्ण भक्त थी। मीराबाई एक विधवा महिला थी, और उस समय विधवा महिला की जो स्थिति थी वो कैसी थी? उसको सफेद वस्त्र पहना करके घर के पिछले आंगन में रखा जाता था, और पुरुषों को देखना तक भी पाप समझा जाता था। और उस समय में मीराबाई जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि वो दिन रात कृष्ण भक्ति में लीन होकर के भजन गाए, नृत्य करे, और संपूर्ण समाज उसको भजन गाते और नृत्य करते देखता, और समाज जो है अनाप शनाप बातें करता कि ये विधवा औरत, इसको शर्म नहीं है और ये ऐसे नृत्य कर रही है, भजन गा रही है। और एक दिन समाज जो है उस मीरा को जहर, विष पीने के लिए देता है। यकीन मानिए उसकी भक्ति में, उसके आत्म बल में इतनी शक्ति थी, जो विष उसको पीने के लिए दिया जाता है वो विष भी अमृत बन जाता है। जब वो पीती है तो उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि विष भी अमृत बन जाता है। ऐसी थी हमारी वैदिक काल की महिलाएं, ऐसी थी हमारी भारतीय महिलाएं। वैदिक काल की महिलाएं संस्कारों की जननी, जो समाज को संस्कारित करती, परिवार को संस्कारित करती, अपने बच्चे को संस्कारित करती और फिर पूरे राष्ट्र को संस्कारित करती। ऐसी थी हमारी वैदिक काल की महिलाएं। हम सब कहते हैं कि एक महिला, एक माँ जो है अपने बच्चे की सबसे पहली क्या होती है? गुरु, शिक्षिका होती है। द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड इज मदर ऑलवेज। तो ऐसी है भारतीय महिलाएं। और कैसा बनना है भारतीय महिलाओं को? वैदिक काल में महिलाओं को एक समान दर्जा जो था वो हासिल था। उनको शिक्षा लेने का अधिकार था, उनको पढ़ने का अधिकार था, उनको स्वयंवर करने का अधिकार था, उनको विवाह की स्वतंत्रता थी, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं था। ऐसी थी वैदिक काल की महिलाएं। अब हम समाज में इतनी कुरीतियां देखते हैं आज भी, उस समय कोई भी कुरीति समाज में नहीं थी। किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन महिलाओं पर समाज में नहीं था। ऐसी थी भारत में वैदिक काल की महिलाएं, इतनी सर्वश्रेष्ठ विद्वान, विदुषी, वीरांगनाएं, ऐसी थी भारतीय महिलाएं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं 700 ईस्वी के आसपास, जब मुगल आक्रांताएं जो हैं मुगल भारत पर आकर के आक्रमण करते हैं और अधिकतर हिस्से पर मुगलों का राज हो जाता है।
मुगलों के राज होने के बाद बहुत सारी कुरीतियों ने जन्म लिया, जैसे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, रात्रि के समय विवाह होना, छोटी आयु में विवाह होना, बच्चियों की शिक्षा पद्धति इफेक्ट हुई, बच्चियों को पढ़ाना बंद कर दिया। क्यों? हम एक अच्छी माँ, आदर्श माँ होने के लिए जानी जाती है। जीजा माता एक ऐसी माँ थी जिन्होंने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया था और उसको शिवाजी से छत्रपति शिवाजी बनाया था। और संस्कारों का प्रभाव देखिए, ऐसे संघर्ष काल में भी छत्रपति शिवाजी ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। यकीन मानिए, ऐसे काल में जब आक्रमण हो रहा हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता ना हो, हम कल्पना भी नहीं कर सकते एक हिंदू राजा हो सकता है। उस समय भारत में हिंदू राजा हुए हैं, हिंदू प्रशासक हुए हैं। छत्रपति शिवाजी को बनाने वाला कौन था? उनकी मां विधवा हो गई और उनको अपना राज्य संभालना पड़ा। आज भी वो एक अच्छी प्रशासक के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने इतना सुंदर अपना शासन काल दिया, इतना सुंदर अपना शासन संभाला। आज के समय में भी अगर हमें किसी से कोई परेशानी या हमारा कोई समस्या है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तो हमें न्याय मिलने में बहुत समय लगता है। हमें उसके लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। पर उस समय में भी सामान्य समाज को न्याय मिलना इतना आसान था। क्यों? क्योंकि शासनकाल जो था वो रानी अहिल्याबाई का था। रानी अहिल्याबाई जो है एक सुंदर प्रशासक के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने हिंदू साम्राज्य के लिए बहुत सारे कार्य किए। इसके साथ ही उन्होंने अनेकों मंदिरों, अनेकों धर्मशालाओं, अनेकों घाटों की स्थापना की। तो ऐसी थी भारतीय महिलाएं। हमें जानना होगा रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई जो नेतृत्व के लिए जानी जाती हैं, कहानियां सुनाते हैं तो उसमें भी सुनते हैं कि जब झांसी संभालने की जिम्मेवारी रानी लक्ष्मीबाई को मिली तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि अब तो झांसी जो है बहुत जल्दी से हमारी है। जैसे कभी कभी हम किसी को कम आंक लेते हैं ना, ऐसे उन्होंने एक महिला को कम आंका और क्या कहा कि अब बहुत ज्यादा देर नहीं है, अब तो झांसी समझो हमारी है। पर रानी झांसी ने क्या किया? जब तक उनके सांस चल रहे थे तब तक संघर्ष किया और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि आज भी समाज में ऐसी वीरांगना का, ऐसी रानी लक्ष्मीबाई का हम सबको उदाहरण दिया जाता है। हर स्कूल में जब एनुअल फंक्शन होते हैं या रानी लक्ष्मीबाई की कोई जयंती है, पुण्यतिथि है, जब कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो जब हम अपनी बच्ची को झांसी की रानी बना करके भेजते हैं तो हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हम उसके साथ सेल्फी लेते हैं और हम समाज को दिखाते हैं कि मेरी बेटी क्या है? रानी लक्ष्मीबाई है। और उसको भी समझाते हैं कि तूने बड़ा होकर के क्या बनना है। हमारे बीच तरुणियां भी है ना, तो हमें बड़ा होकर के क्या बनना है? हमें बड़ा होकर के क्या बनना है? नहीं सुना? हमें बड़ा होकर के क्या बनना है? बिल्कुल, हम सबको जानना होगा। रहा है आज भी हम देखते हैं तो भारत में महिला का स्थान वो ही है, उतना ही पूजनीय है, उतना ही सम्माननीय है और उतना ही अभिनंदनीय है। भारत ऐसा देश है जहाँ महिला को
माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। हम सबको पता है 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। भारत, जिसे हम भारत कहते हैं, हम उसको भी माँ के रूप में पूजते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में महिला है कितनी पूजनीय है, कितनी सम्माननीय है। मुगल काल के बाद भारत में ब्रिटिशर्स आते हैं। उसके बाद भारत में ब्रिटिशर्स आते हैं और भारत के अधिकतर हिस्से पर अपना राज्य, और आप मानिए उस समय भी भारतीय महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिला करके कार्य करती हैं और समाज की कुप्रथाएं, जो कुप्रथाएं कुरीतियां थी, सती प्रथा, दहेज प्रथा, इन सब को उखाड़ फेंकती हैं। हम सब ने सुना होगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, हम सब ने सुना होगा वीर सावरकर के बारे में, हम सब ने सुना होगा पंडित विद्यासागर के बारे में। वचन देते थे। हम सबको पता है सन 1947 में भारत जो है आज़ाद हुआ और तब से लेकर आज तक भारत जो है प्रगति पथ पर चल रहा है। वो बात चाहे G20 की हो, आज समाज में भारत जो है विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर है और महिलाएं जो है पूर्ण किया है। हम भगवान को भी अर्धनारी और अर्धपुरुष के रूप में पूजते हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में पूजते हैं। उसको एक दूसरे का कॉम्पिटिटर मत बनाइए, एक दूसरे के पूरक बनकर रहिए। परिवार में भी हम देखते हैं कि कोई भी अधिकार ना हो करके कर्तव्य जैसे पालन करिए। आज समाज में बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि विवाह होता है और पता चलता है कि 10 दिन बाद बेटी वापस आ गई। क्यों? क्योंकि हमने उसको अधिकार सिखाया, हमने उसको कर्तव्य बताया ही नहीं। भारत वो देश है कि जहां अतिथि देवो भव, ऐसी परंपरा है। भारत में अतिथि को देवता के समान पूजा जाता है। भारत वो देश है जहां वसुधैव कुटुंबकम, ऐसी परंपरा है, ऐसा भाव रखा जाता है, यानी पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझा जाता है। तो भारत में ऐसा कभी कोई चिंतन ही नहीं रहा। महिला और पुरुष जो हैं हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। उन्होंने हमेशा एक दूसरे के सहयोगी बन करके राष्ट्र को पटल की ओर पहुंचाया है, हमेशा प्रगति की ओर पहुंचाया है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। अपनी पंक्तियाँ जिनसे मैंने अपना वक्तव्य शुरू किया था उनके साथ ही मैं समाप्त करती हूँ। शौर्य लहू में बह रहा वीरांगनाओं की संतति हूँ, शौर्य लहू में बह रहा वीरांगनाओं की संतति हूँ। मैं लक्ष्मीबाई, मैं दुर्गावती और मैं ही रानी अवंती हूँ। महाप्रलय आ जाता जब जब, महाप्रलय आ जाता जब जब रण में चरण उतारी हूँ। जो मान पे अपने मर जाए, मैं भारत की वो नारी हूँ। जब हम साहस से बदले हिमगिरी भी शीश झुकाता है। मेरी भारत माँ के जय घोष को अंबर भी दोहराता है। माथे पर क्रांति का तिलक लगा, मातृभूमि पर बलिहारी हूँ। जो मान पे अपने मर मिट जाए, मैं भारत की वो नारी हूँ। आप सब नमस्कार, मैं अलीशा आज आपके साथ में चर्चा सत्र लूँगी। ये पहले हमने जो उद्घाटन सत्र था तमन्ना दीदी ने लिया, उनमें उन्होंने भारतीय चिंतन में महिलाओं की स्थिति के बारे में अपना वक्तव्य रखा। अब दूसरा सत्र है जो ये है चर्चा सत्र। इसमें हम आपस में चर्चा करेंगे। इस सत्र में मेरी 5% की भागीदारी रहेगी और 95% आप सभी की भागीदारी रहेगी। यहाँ पे कॉर्डलेस माइक का बंदोबस्त किया गया है, तो मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखूँगी और राष्ट्रीय आंकड़े उनके जो हैं वो रखूँगी। तो आपको जिसको भी बोलना है, हम अपने ज़िले, जो होशियारपुर ज़िला है,
हम उसके अंतर्गत में हमारी जो बात है वो करेंगे। मैं राष्ट्र के आगे रखूंगी और जिसने भी बोलना है कृपया अपना हाथ खड़ा करें, तो कॉर्डलेस माइक उसके पास पहुंच जाएगा, ताकि हमें सुनने में और बाकियों को भी सुनने में कोई परेशानी ना हो। तो चर्चा सत्र शुरू करें। जो पहला हमारा चर्चा सत्र का बिंदु रहेगा वो रहेगा शिक्षा के स्थान पे, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं, साक्षरता अनुपात जो है लिटरेसी रेट जिसे हम बोलते हैं, 2000 की जनगणना के हिसाब से वो था 65.46%। वनवासी महिलाओं में ये था 49.3%। अनुसूचित जातियां जो हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आते हैं, ओबीसी आते हैं, इनमें महिलाओं में 56.50% लिटरेसी रेट रहा है। 2017-18 का जो ये सर्वे हुआ था उसमें 79.63% महिला और पुरुष में साक्षरता का जो अंतर रहा है वो है 23.50%। जो 79.63% मैंने आपको पहले आंकड़ा दिया था वो हमारी जो लिटरेसी रेट लेडीज़ में रही है या शिक्षा के क्षेत्र में हमारी लड़कियों की जो लिटरेसी रेट है वो रहा है, बट इसका अंतर पुरुष के कंपैरेटिवली हमारा 23.50% का रहा है। विद्यालय छोड़ना मतलब ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो सर्वाधिक जो है वो उच्च विद्यालयों में पाया गया है और स्नातक सत्र में तक ये 28% का है। अब ये थे हमारे राष्ट्र के आंकड़े। अब हम जिला होशियारपुर में हमारी शिक्षा की क्या स्थिति है, आप प्लीज शुरू करें जिसको भी कुछ। हमारे होशियारपुर जिला में बच्चियों का शिक्षा का स्तर और शिक्षा की स्थिति कैसी है इस पर चर्चा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मेरे समक्ष सभी इंटेलेक्चुअल जो है बैठे हैं, जिसमें एडवोकेट, टीचर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स सब आते हैं और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स। तो हमें जो लगता है कि यहाँ शिक्षा में कुछ सुधार होना है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, या उसको और अधिक अच्छा करने के लिए कुछ करणीय कार्य जो आपको पता है और औरों को नहीं पता, तो उसके लिए भी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि वो करणीय कार्य औरों को भी पता चले और हमारी शिक्षा की स्थिति में सुधार हो सके। तो कोई बहन कुछ बोलना चाहती है क्या? हाथ खड़ा करेंगे। इतनी अच्छी शिक्षा की स्थिति मांगते हैं अपने यहाँ के, बहुत सुंदर। हाँ जी, वैसे हमारा होशियारपुर का जिला पंजाब में सबसे ज़्यादा साक्षर जिला माना जाता है, लेकिन हमें इस परिप्रेक्ष्य में ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा की स्थिति ऐसी क्यों है जब हमें बालिकाओं को घर से बाहर लाना पड़ा। जैसे आपने अपने भाषण में बताया कि जब मुगलों ने शासन किया तब महिला की स्थिति बद से विवाह प्रथा, चार उनके विवाह करने तो फिर ऐसे ही धर्म में थे, तो जिसको दिल करता चाहे वो कुंवारी हो, विवाहिता हो, कोई भी नारी हो, जबरदस्ती उसे उठा के ले जाते। इसी कारण पर्दे की प्रथा शुरू हुई, नारी को घर में रखा गया, विदुषी बनने की बजाय उसे एक दासी के रूप में, भोग्या के रूप में धीरे धीरे ऐसा माना जाता। तो जब पर्दे में डाली गई तो उसकी शिक्षा घर से बाहर निकलना बंद हुआ, क्योंकि नारी को समान दर्जा मिला ही नहीं। जहाँ नारी की जैसे तो हम नवरात्रों में पूजा करते हैं जग बना के, लेकिन फिर ऐसी स्थिति हमारे भारत में आई जब जन्म से ही अफसोस है, माँ गुमसुम बाप खामोश। कन्या भ्रूण हत्या भी हमारे समाज का एक कलंक है,
जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। तो नारी को स्वयं जागृत होना पड़ेगा। आपने अभी कहा था सब चीज घर से ही आरंभ होती है, तो सब चीज अगर घर से ही आरंभ होती है तो पहले नारी को स्वयं अपनी साथी नारी की वेदना, करुणा, भावना सभी को समझकर उचित आदर देना पड़ेगा। तो पहले तो हम घर से ही शुरू करें। तो जब नारी शिक्षित होने लगी, बाहर निकली, मुगलों का राज्य गया, हमारा भारत एक नव भारत बना। तो जब नारी शिक्षित हुई तो माँओं ने अपने बच्चियों के लिए द्वार खोले, मन के भी खोले, घर के भी खोले। तो अब होशियारपुर में जो स्थिति है कि हमारा जिला सबसे साक्षर जिला माने जाने के साथ साथ पंजाब में नारी शक्ति इतनी तो प्रखर और मुखर हुई है कि उसने अपनी बच्चियों को घर से बाहर शिक्षा के लिए मन से भेजना शुरू किया है। चाहे इसके लिए उसे अपने घर में अपने पतियों का या अपने बुजुर्गों का थोड़ा बहुत कहीं विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन शिक्षिका भी नहीं हूँ, प्रिंसिपल भी नहीं हूँ। हमें भी आदेश था कि हर महीने ड्रॉप आउट रेट SCBC सबका निकाल कर हम DO ऑफिस को भेजते थे और वहाँ से वो चार्ज होता था कि कितने बच्चे हमने वापस शिक्षा में लाए। तो सरकार की जो योजनाएं हैं प्रोत्साहन देने की, बच्चियों को साइकिल देने की, कंप्यूटर देने की, वर्दी और मिड डे मील, तो इसने एक बड़ा पार्ट प्ले किया है और होशियारपुर में हमारी स्थिति आगे से बेहतर हो रही है। उसके लिए धन्यवाद। जी, जो पहले चर्चा बिंदु रखेंगे तो पहले हमसे निवेदन है कि अपना परिचय दें, कहाँ से हैं, क्या करते हैं और अपना जो चर्चा बिंदु है संक्षिप्त रखें ताकि हम कार्यक्रम को आगे भी लेके जा सकें। ये निवेदन है। चर्चा बिंदु को बिल्कुल टू द पॉइंट रखा जाए ताकि चर्चा को और आगे रोल ऑन किया जा सके। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मैं गौरी चीमा, मैं बिजनेस रन करती हूँ, साथ में NGO भी रन करती हूँ होशियारपुर में। हम महिलाओं को शक्ति देने में जितना हम अपना योगदान दे सकते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। आंकड़े तो मेरे को पता नहीं है, ऑनेस्टली मैं शेयर करूँगी, मेरे को कितनी शिक्षित या लिटरेट विमेन होशियारपुर में है या पंजाब में है वो आंकड़े से तो मैं अवगत नहीं हूँ, पर मेरा एक व्यू पॉइंट है जो मैं कहूँगी कि हम कह रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो स्कूलों से, विद्यालयों से शुरू है। और विद्यालय का मतलब हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, जब तक वो शक्तिशाली नहीं होंगे तब तक हमारी शिक्षा प्रणाली में वो जागरूकता नहीं आएगी, उसमें वो शक्ति नहीं आएगी। आज तक मैंने नहीं देखा जितनी ही वहाँ के शिक्षक हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की जो टीचर्स हैं वो अपने ही बच्चे नहीं उस स्कूल में डालते। यहाँ के MLA MPs अपने बच्चे उस सरकारी स्कूल में नहीं डालते। यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स वो ही उन स्कूल्स में नहीं डालते। तो वहीं से हमें पता लगता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली कितनी कॉम्पिटेंट है। सो इस पर अगर हम विचार दें, इस पर हम पॉन्डर करें, इस पर हम सोच विचार करें तो तब हम ये बात कर सकते हैं कि महिलाओं का स्तर तो तभी ऊंचा होगा जब हम शिक्षित होंगे उस विद्यालय में और उस घर में। पहले विमेन होएंगी, फिर वो मदर बनेगी तो अपनी शिक्षा, अपनी बेटी के बारे में सोचेंगी। सो इट इज ऑल अबाउट एजुकेशन इन द स्कूल्स as well as at home. I can give a huge lecture on that. Yes, we need a lot of applause for that. But किसी और समय घर की शिक्षा की बात किसी और समय करेंगे। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉली जी। मैडम कुसुम कालिया जी कुछ कहना चाहती हैं? मैडम मनोरमा महिंद्रा जी कुछ बोलती। मेरा नाम मनोरमा महिंद्रा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2012 में एस्टिमेट हुआ था तो होशियारपुर में 65% अपनी वुमेन वर एजुकेटेड और 80% आदमी जो हैं वो एजुकेटेड थे। होशियारपुर जो है
having the highest literacy rate among women as well as among men. तो सबसे ज़्यादा जो अगर हम अर्बन और रूरल एरिया की बात करें तो ड्रॉप आउट रेट जो है दैट इज हाईएस्ट इन रूरल एरिया, लोएस्ट इन अर्बन एरिया। और अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो शाहपुर में सबसे ज़्यादा औरतों की लिटरेसी आदमियों से भी ज़्यादा है। हम जब क्लासेस टीच करते थे तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारे बीच में मैडम ज्योति बालाजी का आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा सत्र को आगे लेकर चलते हैं। हेलो, हाँ मैडम महिंद्रा प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अगर हमारा पारिवारिक ढांचा और सामाजिक ढांचा उसमें चेंज आए, जब तक हमारे सामाजिक ढांचे में चेंज नहीं आएगी तब तक हमारा लिटरेसी रेट नहीं बढ़ सकता। आप देखिए कि आज जब तक लड़का पैदा ना हो तब तक उनके मन में पता नहीं क्या क्या भाव जो है वो पैदा होते रहते हैं। तो जब तक ये धारणा जो है वो चेंज नहीं होती, लड़के और लड़कियों में जब तक समानता नहीं होती तब तक जो है इंडिया में वो वुमन एम्पावरमेंट जो है वो पूरी तरह से नहीं होती। तो इसलिए मैं तो गुजारिश करूँगी कि सामाजिक ढांचा लोगों के थिंकिंग में अवश्य चेंज होनी चाहिए। जब तक थिंकिंग चेंज नहीं होती तब तक कोई भी जो है सामाजिक कार्यक्रम को पूरा नहीं होता। 1990 से 5056 पर लाख जीवित जन्म ये रहा, जो अब कम होकर 97 लाख पर लाइव बर्थ्स का हो गया है। जी जी After 100, how many ladies died in maternity leave? जी 1990 का आंकड़ा था जो वो 556 जन्म जब होते थे, 556 लाख जब जन्म होते थे तो उनमें मृत्यु था। जो अभी की रेट जो है वो 97 लाख हो गया है। तो जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हुआ है। जी इसमें हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, बच्चों की नहीं। तो उनकी बात करनी है महिलाओं में। आप देखिए कि अभी तक भी मोर्टेलिटी रेट जो है मोर्टेलिटी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री। अगर हम फॉरेन के साथ कंपेयर करें तो हमारे देश में तो ये मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है। जी और स्पेशली इन रूरल एरिया, अभी अर्बन एरिया में तो मेडिकल जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी हो गई है, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा है। मेरा नाम अर्चना जैन, मैं लघु उद्योग भारती पंजाब महिला इकाई की अध्यक्ष हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एज पर माई एक्सपीरियंस इन 2008 मैं अकेली एग्जीक्यूटिव मैंबर थी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और 2018 में मेरे को अध्यक्षा का पद मिला एंड दिस इज माय फिफ्थ टेन्योर। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं मतलब प्रेसिडेंट बनी थी तो आई वाज द एलोकेट। तो अभी इन द पंजाब इन 7 डिस्ट्रिक्ट तो मेरी वहाँ पे इकाई बनी है और 100 से महिलाएं अधिक है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट रन कर रही है। एंड जस्ट आई वांट टू गिव एन एग्जांपल, और मेरे साथ जो आगे प्लीज वो खड़े होना, सीमाएं और सारे जने प्लीज ऑल द लेडीज गेट अप। मेरे साथ महिलाएं आई है, चाहे वो आंटी है जो भी है, आइदर दे आर रनिंग द मशीन और ये साथ में ऑपरेट कर रही है और घर पे भी काम कर रही है। और मेरे पास 100 से 150 महिलाएं हैं जो मेरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और जो आसपास के विलेजेस हैं हमने सबको काम किया हुआ है। तो मेरी यही प्रेरणा रहती है महिलाओं के लिए कि मैं इवन उनके घर जाती हूँ और उनको प्रेरणा देती हूँ कि आप आगे बढ़ो और काम करो। दिस इज द जस्ट मोटिवेशन। थैंक यू सो मच।